अच्छा सर, अब एक और सवाल कर लेते हैं, क्योंकि देखें हम जितने भी सवालात कर लें करेक्शन ऑफ एरर के या IAS 8 के या किसी भी टॉपिक के, वो कम है, क्योंकि जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना वी विल बी परफेक्ट। तो आएँ जी, इसमें भी देखते हैं कि इसमें कौन कौन से रंगो नस्ल के एरर हैं। अगेन इसके अंदर आपके पास ट्रायल बैलेंस गिवन है, जिसमें पीपी, कैश एंड बैंक, रिसीवेबल नेट दिया हुआ है। अच्छा, रिसीवेबल नेट का मतलब है इसमें से प्रोविजन नेट हुआ हुआ है, ऑलरेडी हुआ हुआ है। अब सही हुआ हुआ है, गलत हुआ हुआ है, क्या हुआ हुआ है, ये आप पे है। पर मुझे इतना पता है कि इस अमाउंट के अंदर प्रोविजन जो भी XYZ परसेंटेज बनता है ग्रॉस रिसीवेबल का, वो इसमें से नेट हुआ हुआ है। आगे देखते हैं। इन्वेंट्री, CUGS, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सेल, शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग साल के शुरू की दी हुई है। तो मतलब आपने इस साल का P&L बनाना है, क्योंकि इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस के इनकम और एक्सपेंसेस आपको इस ट्रायल बैलेंस में दिए हुए हैं। और ट्रायल बैलेंस में मैंने आपको क्या बताया हुआ है, पूरे साल के लेजर के एंडिंग बैलेंसेस होते हैं, यानी एक्सपेंसेस हैं तो तमाम एक्सपेंसेस जो इस साल बुक हुए होंगे उसका टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ रहा है। पूरे साल की CUGS आ रही है, पूरे साल की सेल्स आ रही है, पूरे साल का रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, सब कुछ बुक करके रिकवरी सब करके। आए जी, पहली एडजस्टमेंट देखते हैं। क्या ये रहा है इसमें, ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड अ बैलेंस ऑफ ₹1 लाख विच इज इररिकवरेबल बट हैज बीन रिटन ऑफ ट्वाइस। अच्छा, बात समझिएगा, वो कह रहा है कि ट्रेड रिसीवेबल के अंदर 1 लाख रुपए का बैलेंस है जो कि 2 बार राइट ऑफ हो चुका है। सही है जी। अच्छा भाई, यानी हम यहां पे ये कर लेते हैं कि पहले एंट्री मेड, हमने यहां पे कर लिया एंट्री मेड, ताकि आपका हिसाब किताब चलता रहे ना। हमने कहा कि भाई ये आ गया डेबिट और ये आ गया क्रेडिट और ये आ गया पर्टिकुलर्स। हमने कहा ये हमने इसको पिक कर लिया, ये इसको हम कर लिया। सही है जी। अच्छा, आगे हमने कहा 2 बार रिटन ऑफ हो चुका है, तो हमने क्या एंट्री बनाई होगी बच्चों, हमने एंट्री ये बनाई होगी ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। सही है जी। अच्छा, फिर रिपीट कर रहा हूं, 1 लाख रुपए का ऐसा बैलेंस है जो कि इररिकवरेबल है, जो कि इररिकवरेबल है, यानी रिकवर नहीं होगा, उसको एक बार राइट ऑफ होना चाहिए। कितनी बार हो चुका है, 2 बार। क्या हम कह सकते हैं कि यहां पर एज फार एज दिस इज कंसर्न, इसको वापस खोल लेते हैं, एज फार एज दिस अमाउंट इज कंसर्न, उसने टेक्निकली ट्रेड रिसीवेबल को 2 लाख रुपए से रिड्यूस किया है और राइट ऑफ यानी बैड डेट एक्सपेंस बुक किया हुआ है कितने से, 2 लाख रुपए से। एक एंट्री ये बनाई है। सही है जी। जबकि बननी चाहिए थी सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए से। आए आगे देखते हैं। फिर मैंने कहा फर्दर आर रिकवरी ऑफ 35,000 अगेंस्ट अ रिसीवेबल रिटन ऑफ इन प्रायर ईयर्स, यानी पिछले सालों में एक चीज राइट ऑफ हो चुकी है, यानी मेरे रिसीवेबल में नहीं आ रही, रिसीवेबल से जा चुकी है। तो राइट ऑफ की रिकवरी का मतलब यह है कि उसकी एंट्री टेक्निकली ये बनती है कैश डेबिट अदर इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट अदर इनकम क्रेडिट, ये एंट्री बनती है। क्यों? क्योंकि रिसीवेबल में वो है ही नहीं, रिसीवेबल से जा चुका था। कितना? 35,000 पे उसकी रिकवरी हुई है। वो कह रहा है वॉज क्रेडिटेड टू ट्रेड रिसीवेबल, यानी हुआ क्या, जो रिकवरी हुई है 35,000 रुपए की, उसकी एंट्री ये बनी है बैंक डेबिट ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट, कितने से, 35,000 रुपए। जबकि इस ट्रेड रिसीवेबल की जगह आपके पास अदर इनकम आनी चाहिए, तो ये दूसरी गलती है। आ जाएं जी। हमने कहा एज पर कंपनीज पॉलिसी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रिसीवेबल हैज ऑलरेडी बीन मेड एट 5% ऑन ईयर एंड बैलेंस, यानी आप लोगों ने ये गलत एंट्रियां बना के प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी क्रिएट कर चुके हो। पर अगर मैं ये बैलेंस सही करूंगा तो यू नो द फैक्ट कि मेरा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का 5% भी चेंज होगा। तो वो कैसे होगा, आए जी देखते हैं। हमने कहा एंट्री टू बी मेड क्या थी, एंट्री टू बी मेड क्या थी। अच्छा सर, एंट्री टू बी मेड थी, आपने कहा ये होना चाहिए था 1 लाख रुपए से और ये भी 1 लाख रुपए से,
और दूसरा होना चाहिए था आपके पास बैंक डेबिट और अदर इनकम क्रेडिट, कितने से? 35,000 रुपये से, ये होनी चाहिए थी। तो अब हम बनाएंगे करेक्टिंग एंट्री। और हम क्या दे यहाँ पे ये है सर एडजस्टमेंट 1। अच्छा, करेक्शन के अंदर सबसे पहले तो मेरा भाई हम एक काम करें, ट्रेड रिसीवेबल को बढ़ा देंगे, सही है जी, और इसकी स्पेलिंग सही कर लेते हैं, ट्रेड रिसीवेबल को बढ़ा देंगे, सही है जी, और राइट ऑफ जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में बुक किया हुआ होगा उसको वापस से रिवर्स कर देंगे। कितनी बार हुआ बताइए? 2 बार। तो एक बार मैंने रिवर्स कर दिया, यानी इससे क्या हुआ, ये एंट्री बुक करने से रिसीवेबल इंक्रीज हो गया जो गलती से डिक्रीज हुआ था इस एंट्री से, और अदर इनकम बुक क्योंकि मैंने ज्यादा बुक किया हुआ था। क्लियर है? अच्छा, दूसरी एंट्री देखो, 35 से बैंक डेबिट, 35 से बैंक डेबिट, बैंक सही है, तो मेरा ट्रेड रिसीवेबल बिला वजह रिड्यूस क्यों गया? ट्रेड रिसीवेबल में वो अमाउंट थी नहीं। ट्रेड रिसीवेबल में पिछले साल राइट ऑफ करते वक्त आपने उसको ऑलरेडी कटा दिया होगा, तो ट्रेड रिसीवेबल क्यों कम कर रहे हो भाई? ट्रेड रिसीवेबल आपने गलत कम किया हुआ, तो ट्रेड रिसीवेबल को वापस से इंक्रीज करो 35,000 रुपये से, और आप बुक कर लें अदर इनकम 35,000 रुपये की। पर इन दोनों का इम्पैक्ट मेरे प्रोविजन पे भी आएगा, यानी मैंने कहा मेरे पास इंक्रीज इन रिसीवेबल कितना है सर? एक तो इंक्रीज इन रिसीवेबल मेरा ये है और दूसरा ये है। तो मैंने कहा अगर मेरा रिसीवेबल इंक्रीज हो गया क्लोजिंग, तो क्या मैं कह सकता हूं कि मेरा जो प्रोविजन फॉर बैड डेट है वो भी कम बुक हुआ होगा, क्योंकि मैंने अपने रिसीवेबल को कम कर चुका था। तो अब मैंने जब रिसीवेबल को सही कर लिया, इन रिसीवेबल जितने से इंक्रीज हुआ, तो उसी के XYZ परसेंटेज से मेरा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी तो इंक्रीज होगा, क्योंकि वो भी एडजस्ट होगा। तो अब मैं क्या करूंगा सर? मैंने यहां पे जाके देखा 5% है, तो मेरा ईयर एंड का बैलेंस जब चेंज हुआ तो उसका 5% भी चेंज हुआ, तो टेक्निकली उससे मेरा प्रोविजन भी अपडेट होगा। तो मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, कितने से? इसका 5%। तो मैंने कहा 1,35,000 का 5% आपके पास ये आ गया ऑल टुगेदर, सही है जी। पहली एडजस्टमेंट होगा, इसमें सस्पेंस क्यों नहीं हुआ है? डेबिट क्रेडिट का ऊपर नीचे अमाउंट नहीं था, डेबिट और क्रेडिट का क्लासिफिकेशन गलत थी, हेड गलत था, डेबिट ज्यादा क्रेडिट कम, क्रेडिट ज्यादा डेबिट कम, ऐसा कुछ सीन नहीं था। बात क्लियर है? आगे दूसरा, ऑन जून 1, 2020, यानी इस साल के, अगर मैं 2020 की बात करूं तो ये जून की बात कर रहा है, यानी हम कहें जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 महीने बिफोर योर ईयर एंड, कंपनी रेंटेड आउट वन ऑफ इट्स प्रीमिसेस एट अ एनुअल रेंट ऑफ 1.2 million पेबल इन एडवांस। द रेंट वॉज क्रेडिटेड टू इनकम। ओहो, हुआ क्या है बच्चों? हुआ यह है कि अभी इन्होंने जो गेम की हुई है वो ये की हुई है, ये मुझे बंद करके खोलनी पड़ेगी माशाल्लाह। ये हम आ गए एडजस्टमेंट नंबर 2 पे, सही है। अच्छा, इन्होंने किया हुआ क्या? इन्होंने कैश डेबिट किया और रेंटल इनकम कर दी क्रेडिट, कितने से? 1.2 मिलियन से। जबकि हम अगर कहें एंट्री टू बी मेड, क्या होनी चाहिए सर? एंट्री टू बी मेड होनी चाहिए सबसे पहले आपका कैश डेबिट और अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट, क्योंकि देखो इनकम तो आप जब तक अर्न नहीं कर लेते तब तक वो इनकम नहीं है ना, ये तो एडवांस आपको मिला है। क्या मैं कह सकता हूं इस पूरे साल में से मुझे सिर्फ और सिर्फ जो इनकम बनानी चाहिए वो है कुल मिला के 7 months, क्योंकि जो बंदे को मैंने रेंट पे एक चीज दी हुई है
आपको नहीं लगता है कि उसने मुझे जो पैसे दिए पूरे साल के दिए, तो उसका साल शुरू हो रहा है 1 जून से, जो जाएगा अगली मई तक। हमने पूरी इनकम बुक की हुई है, तो एंट्री टू बी मेड पहले ये बनती और फिर अनअर्न्ड इनकम डेबिट होती और रेंटल इनकम क्रेडिट होती। कितने से? दिस डिवाइड बाय 12 इंटू 7 ये होता। अच्छा, अभी भी इसमें कोई भी सस्पेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट मैच है। अब गलत हुआ है वो अलग बात है। तो सर हमने यहां पे अब एक करेक्टिंग एंट्री बना दी, और करेक्टिंग एंट्री जब मैं बनाऊंगा तो मैंने कहा सर मैंने रेंटल इनकम ज़्यादा बुक की हुई है, तो रेंटल इनकम को मैं रिवर्स करूंगा, पहली चीज़। और मैंने कहा रेंटल इनकम को रिवर्स करके अनअर्न्ड रेंटल इनकम, एक लायबिलिटी क्रिएट करूंगा, एंड इनकम रिवर्स। कितने से? देखो कैश का तो मसला नहीं है, इनकम ज्यादा से बुक हुई है। कितने ज्यादा से? सर आपने कहा ये जो इनकम है ये मेरी बुक हुई हुई है कोई पूरे साल की, जिसमें से क्या मैं कह सकता हूं कि इनकम सिर्फ बुक होनी चाहिए थी 7 महीनों की। तो क्या मैं कह सकता हूं कि सर मैं इन दोनों का जो रेंटल इनकम बुक हुई हुई है और जो होनी चाहिए, 5 लाख रुपए मेरा अनअर्न्ड है, जो कि मेरी कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट में, और रेंटल इनकम घूम जाएगी। बात क्लियर है? अच्छा, मैं अगर ट्रायल बैलेंस में जाऊं तो यहाँ पे आपको बच्चों कोई अलग से रेंटल इनकम नहीं दिखेगी। तो मैं यहाँ पे सिर्फ अज्यूम कर रहा हूँ, वैसे आपको मिलेगा एग्जाम में क्योंकि जल्दबाजी में सवाल बनाया गया है, तो इसके अंदर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो जो रेंटल इनकम है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में नेट हुई हुई, यानी एक्सपेंसेस को रिड्यूस किया हुआ। यानी मैं अलग से इनकम बुक करूं या एक्सपेंसेस में नेट कर दूं, बात एक ही है, पर मैं यहां अज्यूम कर रहा हूं कि इसमें नेट हुआ है। बात क्लियर है? क्योंकि देखो उसने लिख के क्या दिया है कि क्रेडिटेड टू इनकम बट आई कैन नॉट सी एनी अदर इनकम हेयर। बात क्लियर है? तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या हो चुकी है? नेट हो चुकी है। क्लियरिटी है? आगे अच्छा जी, इसके बाद वो कह रहा है तीसरा, A check of rupees 1,52,000 was received after a settlement discount of 5% from a customer. However, in cash book the amount received was entered in the discount allowed column and the amount of discount was entered in the bank column. Company does not maintain a separate settlement discount account in its ledger. बात समझिएगा, हुआ क्या? भंड क्या मारा उसने? यहाँ पे एंट्री मेड देख लेते हैं। एंट्री मेड, हमने कहा तीसरा, हमने कहा जो बैंक से पैसा आया है, सही जी, बहुत फोकस होकर सुनना मेरे बच्चों, बहुत फोकस हो गया। उसने कहा चेक ऑफ रुपीज 1,52,000 वॉज रिसीव्ड, ये सेटलमेंट डिस्काउंट के बाद है, 5% का डिस्काउंट ऑलरेडी इसमें से माइनस हुआ है। बोले कैश बुक के अंदर अमाउंट रिसीव वॉज एंटर्ड एट अ डिस्काउंट अलाउड, यानी उसने जितने से पैसा आया है ना, उसने डिस्काउंट अलाउड या एक्सपेंस को डेबिट कर लिया। कितने से? 1,52,000 से। सही है, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या किया? इसके बाद किया यह है कि भाई इन कैश बुक द अमाउंट रिसीव्ड वाज एंटर्ड इन द डिस्काउंट अलाउड कॉलम एंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट वाज एंटर्ड इन द बैंक कॉलम। अच्छा, जो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट है वो बैंक के कॉलम में चला गया। अच्छा, डिस्काउंट कितना है सर? ये अगर 95% है तो डिस्काउंट ये रहा होगा, डिस्काउंट ये रहा होगा, ऐसा ही है। और आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कंपनी डज नॉट मेंटेन अ सेपरेट सेटलमेंट डिस्काउंट अकाउंट इन इट्स लेजर, यानी इसने किया क्या भाई? इसने किया क्या? इसने किया ये है कि टेक्निकली, अच्छा इसने क्रेडिट के बारे में कुछ भी नहीं बताया, तो अमाउंट जो रिसीव हुई है, यानी इसको यूजुअली एंट्री क्या बनानी चाहिए थी? पहले मैं यहां से भी क्लैरिटी लाता हूं ना, ये थोड़ी ट्रिकी एंट्री है। हमने कहा एंट्री टू बी मेड, एंट्री टू बी मेड क्या होना चाहिए था मेरी जान? एंट्री टू बी मेड होना चाहिए था बैंक डेबिट, ये रहा,
बैंक डेबिट कितने से 1,52,000, दिस इज आफ्टर डिस्काउंट अमाउंट। डिस्काउंट एक्सपेंस डेबिट कितने से, इससे, और ट्रेड रिसीवेबल इससे, पूरी अमाउंट से 1,60,000। अच्छा, तो यानी टेक्निकली 1,60,000 रुपये पे 5% का डिस्काउंट मिला है। अच्छा, अब टेक्निकली वो कह रहा है खाली ये आगे पीछे हो गया है, ये आगे पीछे हो गया, यानी एंट्री के अंदर ट्रेड रिसीवेबल सही बुक हुआ है। सर आपको कैसे पता ये सही बुक हुआ है भाई? क्योंकि क्रेडिट के बारे में उसने बोला ही नहीं ना कुछ। तो वो ये बोलता अगर कि सिर्फ डेबिट पार्क हुआ है, क्रेडिट पार्क नहीं हुआ, तो दैट मेक सेंस के सस्पेंस अकाउंट होता। तो बोला अमाउंट रिसीव्ड जो है वो डिस्काउंट के कॉलम में चली गई, और जो डिस्काउंट की अमाउंट है वो कैश के अमाउंट में चली गई, ऊपर नीचे हो गया है। यानी सर यहाँ पे सस्पेंस इसलिए नहीं है क्योंकि डेबिट और क्रेडिट मैच पर गलत जगह पार्क हो गया है, गलत जगह पार्क हो गया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई एंट्री मेड के अंदर डिस्काउंट अलाउड गलती से यहाँ चला गया जबकि वो बैंक में जाना चाहिए? यानी यूं कहें डिस्काउंट की अमाउंट बैंक अकाउंट में चली गई, बैंक के लेजर में चली गई, और जो बैंक की अमाउंट है वो डिस्काउंट के लेजर में चली गई। तो अब मैंने जो करेक्टिंग एंट्री करनी है, करेक्टिंग एंट्री, उसके अंदर मैं क्या करूंगा मेरी जान? उस करेक्टिंग एंट्री के अंदर मैं टेक्निकली क्या करूंगा, जो मेरा डिस्काउंट एक्सपेंस है वो ज्यादा बुक हो चुका है, वो ज्यादा बुक हो चुका है। सही जी, कितने से? मैंने कहा इधर देखें, आप देखिएगा, मैंने कहा डिस्काउंट होना चाहिए था 8,000 रुपये का, हुआ हुआ कितना है 152 का, तो मैंने इतने से 144 से डिस्काउंट को रिवर्स कर दिया, ज़्यादा बुक हो चुका था यार। और बैंक में 8,000 मौजूद हैं जबकि 152,000 होने चाहिए, तो मैंने ये कर लिया। नो सस्पेंस अकाउंट इन दिस एंट्री। बात क्लियर है? तो ये हो गई हमारी एडजस्टमेंट नंबर 3। अब हम आगे आ गए, हमने कहा इन सेल्स डे बुक द टोटल ऑफ सेल्स हैज बीन एडेड अप करेक्टली। टोटल ऑफ सेल्स सही है, आगे द टोटल शुड बी रुपीज, सही है जी। अच्छा, इन सेल्स डे बुक द कॉलम फॉर टोटल सेल्स, द कॉलम फॉर टोटल सेल्स हैज बीन एडेड अप करेक्टली, द टोटल शुड बी रुपीज 3966,000, but the total was undercasted by 270,000. The total was added up as this. The correct amount of receivable was entered in the receivable account in the ledger. The credit balance of rupees appearing in the suspense account. अच्छा, अगर मैं देखो ये में suspense account आ रहा है, यानी वो क्या रहा है समझिएगा, वो क्या ये रहा है कि भाई अगर हम सेल्स का टोटल करते, सही जी, तो वो आना चाहिए 3966,000। सही है जी, 3966,000। हमने कहा यहां पे एडजस्टमेंट नंबर 4 उठाते हैं। हमने कहा एडजस्टमेंट नंबर 4, तो हमने कहा सेल्स जो बुक हुई है 3966 और क्या आ रहा है भाई 3966,000, बट द टोटल वॉज अंडर कास्टेड, टोटल वॉज एडेड अप, यानी 3696 हो गया ना। ओके, यानी 39 ये सही है, पर हुआ क्या, सेल्स की इन्होंने बुक क्या की है? अच्छा, इन्होंने सेल्स बुक की हुई है, इंस्टेड ऑफ दिस इन्होंने बुक की हुई है द टोटल वॉज एडेड अप एस 3696,000, 3696,000 ये सेल्स हो गई। उसने बोला ट्रेड रिसीवेबल बाबू हमने सही बुक किया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल सही बुक किया हुआ है, वो क्या है 3969,000। अच्छा, वो कह रहा है सेल्स की जो इंडिविजुअल अमाउंट है ना वो तो सही पार्क हुई हुई हैं, बट टोटलिंग करते वक्त हमने गलती कर दी, और टोटल करते वक्त जो सेल्स की इंडिविजुअल अमाउंट्स हैं वो तो सही हैं, पर नीचे बॉटम लाइन पे टोटल गलत हो गया, जिसकी वजह से सेल्स कम रिकॉर्ड हो गई, रिसीवेबल ज्यादा है। तो सेल्स कम है, रिसीवेबल ज्यादा है, तो क्रेडिट पे सस्पेंस आ गया, जबकि इस सस्पेंस के क्रेडिट की जगह सेल्स ही आनी चाहिए ना। तो हम देखते हैं कि सस्पेंस अकाउंट का टेक्निकली क्रेडिट बैलेंस क्रिएट हुआ है इन दोनों के डिफरेंस से, इन दोनों के डिफरेंस से। अच्छा, मैं देख लूं मैंने कोई अमाउंट गलत तो नहीं ले ली, 3966,000 है ना। ओके, हमने यहाँ आ गया 3966
6,000,000, ये 270 आ गया, ये क्रेडिट बैलेंस आ गया। जबकि अब हमें पता लग गया है कि दिस इज नो मोर सस्पेंस, इस सस्पेंस की जगह क्या बुक होनी चाहिए थी, सेल्स। बात क्लियर है? तो हमने कहा कि सर अगर मैं यहां पे ऑल टुगेदर एक एंट्री बनाऊं, अच्छा इसमें मैं सीधी सीधी करेक्टिंग एंट्री बना रहा हूं क्योंकि इसको मैंने समझा दिया तो ये इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है। मैंने कहा करेक्टिंग एंट्री, तो करेक्टिंग एंट्री के लिए मैंने क्या करना होगा यहाँ पे सर ये मैंने अपने पास से सस्पेंस अकाउंट खत्म कर दिया और सेल्स बुक कर ली कितने से, 270 से, क्योंकि मुझे पता है ये सस्पेंस नहीं है, सेल्स है। बात क्लियर है? अच्छा जी। अच्छा अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर जब ऊपर आपने रिसीवेबल के प्रोविजन की परसेंटेज जो मेंटेन की हुई है ऑल टुगेदर 5% की, तो जब आप रिसीवेबल सही कर रहे हैं, जब आप रिसीवेबल सही कर रहे हैं तो उसके लिए आप अपना प्रोविजन भी अपडेट करें सर। बेसिकली बिल्कुल करते हैं इसमें। तो इसके अंदर पर आप देखें, फोकस करें, रिसीवेबल सही है, इसके अंदर भी रिसीवेबल सही है। तो सर जो मसला था वो अभी तक पहली वाली एंट्री में ही है जहाँ पे रिसीवेबल छेड़ा गया था, खराब था। यहाँ पे उसने कहा भी है कि टोटल ऑफ रिसीवेबल इज एप्रोप्रिएट बट द टोटल ऑफ सेल्स इज नॉट एप्रोप्रिएट। बात क्लियर है? अच्छा भाई, अब हमने कहा एडजस्टमेंट नंबर 4 के बाद आप आ जाएं एडजस्टमेंट नंबर 5 पे और देखते हैं वो क्या कह रहा है। प्लांट कॉस्टिंग रुपीज 5,50,000 परचेज ऑन September 1 इस साल फॉर ऑफिस यूज वर डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, यानी परचेजेस को डेबिट कर दिया और डेप्रिशिएट भी नहीं हुआ। कंपनीज पॉलिसीज टू डेप्रिशिएट 15% पर एनम यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। अच्छा जी, तो हम क्या कहते हैं कि भाई ने जो एंट्री बनाई है वो एंट्री कुछ ये बनाई है, परचेजेस डेबिट, सही है जी, और कैश क्रेडिट। इसको वापस से खोलते हैं। परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट कितने से, 5,50 से। जबकि एंट्री मैं करेक्टिंग एंट्री बना रहा हूं डायरेक्ट, सही जी। करेक्टिंग एंट्री के अंदर मेरी जान आप लोग पहले तो परचेजेस को रिवर्स करें क्योंकि कैश का तो मसला ही नहीं है, और आपने पीपी को डेबिट कर लिया और फिर इसको शराफत से आपने क्या कर लिया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और पीपी क्रेडिट। कितनी लाइफ है भाई, 15% है ना, स्ट्रेट लाइन। तो आपने कहा कि आप इस पे 15% करें, पर सर फॉर हाउ मैनी मंथ्स, मेरा भाई सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने। आपने कहा कि ये आ गया 4 महीने, ये हो गई आपकी करेक्टिंग एंट्री। अच्छा जी सर, ये तो मैंने कर लिए हैं करेक्शंस। अब व्हाट आई हैव टू डू सर, आई नीड टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट एंड अ पीएनएल। सबसे पहले मैं आ गया यहाँ पे, मैंने कहा सर मैं बनाता हूँ अभी आपके लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। सही है जी। आप आ जाएं सर सबसे पहले सेल्स पे। सेल्स गिवन कितनी है, सबसे पहले सवाल में मुद्दा ये है, सेल्स हमारे पास आ रही है सर, अल्लाह भला करे 3696,000, 3696,000। यू नो द फैक्ट कि ये गलत है, 3696,000 वो टोटलिंग में गलत था ना, ये देख लो यहाँ पे, ये 3696,000 बुक हुई थी, सस्पेंस भी क्रिएट हुआ था। अच्छा, इसके अंदर हम कहें कि आपने सेल्स में इजाफा किया 2,70,000 रुपये से, ये रहा, ये सही कर लिया हमने, एरर, सस्पेंस खत्म हो गया। और देखें और कहीं सेल्स है। अच्छा, दूसरी एंट्री में भी करेक्टिंग एंट्रियां देखनी है मैंने, नहीं है सेल्स। आपने कहा अगर जो मेरी करेक्टिंग एंट्री है इसमें भी नहीं है, और अगर मैं अपनी पहली एंट्री देखूं तो करेक्टिंग एंट्री के अंदर मुझे भी कोई सेल्स नहीं दिखी, सही है। तो सर यानी इसमें सिर्फ यही गलती है। तो हमने कहा 3696,000 प्लस 270,
ये करेक्शन जो हुई है 3696,000, सेल सही हो गई। अब आ जाए सर कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको कितनी दी हुई है मेरे बच्चों? 1.1 मिलियन। अब वी नीड टू चेक इट कि 1.1 मिलियन के अंदर कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स हैं। पहले सबसे पहले आखिरी एंट्री देखी, परचेजेस के कम होने से आपकी COGS गिरेगी। ये आपने सही की ना, इसने ज़्यादा बुक कर ली थी परचेजेस, यानी PPE बुक कर लिया, PPE की जगह परचेजेस बुक कर ली थी, एक ये सही हो गया। इस एडजस्टमेंट नंबर 4 में भी कुछ नहीं है, सही है जी। एडजस्टमेंट नंबर 4 में भी कुछ नहीं है, ये बात समझ आती है। अच्छा भाई, फिर हमने कहा एडजस्टमेंट नंबर 3 में भी कुछ नहीं है, और अगर हम अनअर्न वगैरह देखें एडजस्टमेंट नंबर 2 भी कुछ नहीं है, और इसमें भी सर अल्लाह भला करे कुछ भी नहीं है। तो हमने कहा ये आ गया 1.1 मिलियन माइनस 550। तो आपने कहा कि सर इसके बाद आपके पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब आ गया आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसके अंदर इनकम भी नेट हुई है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं आपके पास 1235000। ये चेक कर लीजिएगा, 1235000 के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है मेरे पास, सही है जी। आए आगे देखते हैं इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं। देखें, आपने करेक्टिंग एंट्री के अंदर राइट ऑफ को रिवर्स किया कितने से? 1 लाख रुपए से। एक ये मैंने ये रहा 1 लाख रुपए का, और फिर अदर इनकम बुक की, क्योंकि मैं ये अकाउंट कर रहा हूँ ऐसे कि भाई देखो राइट ऑफ ज़्यादा बुक हुआ था ना, वो मैंने हटा दिया, तो मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। अदर इनकम बुक करूंगा तो टेक्निकली मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। रीजन बीइंग मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सब इसमें नेट हुआ है। तो अलग से इनकम बुक करने के बजाय मैं अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को रिड्यूस कर रहा हूं इस केस के अंदर। अगेन आपको पता था ना, राइट ऑफ 2 बार हो चुका था, एक बार सही कर लिया तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम हो गए। फिर अदर इनकम बुक करनी थी, क्योंकि रिकवरी थी, उस बेवकूफ ने रिसीवेबल को कम किया हुआ था, क्योंकि उसने क्या एंट्री बनी थी? कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। भाई कैश डेबिट इनकम क्रेडिट होना चाहिए, तो करेक्टिंग एंट्री में मैंने सही कर लिया। तो अदर इनकम को अलग से बुक करने के बजाय मैं एक्सपेंसेस को रिड्यूस कर रहा हूँ। और फिर आपने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को भी एडजस्ट करना है, क्योंकि आपने अपने रिसीवेबल्स को बढ़ा दिया था। तो आपका प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का लॉस 6750 से इंक्रीज होगा। अब लेट्स चेक फॉर अदर एंट्रीज कि क्या कोई रिसीवेबल इंपैक्ट होता है। करेक्टिंग एंट्रियां देखनी है, इसमें भी नहीं है, एडजस्टमेंट नंबर 5 में भी नहीं है, सही है जी। यानी ऑल वी नो आर दीज एंट्रीज, सही है जी। अच्छा, और हाँ सॉरी, एक और चीज़, जब हम इनकम की बात कर रहे हैं तो ये जो मेरा रेंटल है, कहाँ गया भाई? ये जो मेरा रेंटल है, अभी इसको भी सही करते हैं। ये जो आपने इनकम बुक की हुई है एक साथ पूरी, तो करेक्टिंग एंट्री के अंदर मैंने कहा, प्लीज सुनिएगा, कि इनकम आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में नेट की हुई थी, तो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम हुए थे, ज़्यादा इनकम बुक की हुई थी, तो मैं वापस से एक्सपेंस, यानी देखो इनकम को रिवर्स कर लूँ या एक्सपेंस बुक कर लूँ, बात एक ही है। तो ये 5 लाख रुपए से मैंने इसको वापस से एक्सपेंसेस को बढ़ा दिया, यानी इनकम रिवर्स की, एक्सपेंस बढ़ा दिया। इस केस में एक्सपेंस बढ़ा दिया, क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ उसमें नेट हुई है, क्योंकि सवाल में ब्लेंडर ये है कि अलग से नहीं दिखाया हुआ, जबकि अलग से दिखना चाहिए। तो मेरी अजम्पशन ये है कि इसमें नेट हुआ हुआ है। क्लैरिटी है? आगे फिर मैंने कहा यहां पे करेक्टिंग एंट्री के अंदर डिस्काउंट ज्यादा बुक हुआ था, जबकि बैंक में जाना चाहिए, तो डिस्काउंट ज्यादा बुक हुआ था। तो मैंने कहा कि भाई 144,000 से जो डिस्काउंट आपने ज्यादा बुक किया हुआ था, उससे अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को आप रिड्यूस कर लें। तो मैंने क्या किया, 144,000 से उसको माइनस कर दिया। और देख लेते हैं और आई थिंक कुछ भी नहीं। हाँ, डेप्रिसिएशन, हाउ कैन आई फॉरगेट दिस। 27,500 का मैंने ये डेप्रिसिएशन बुक कर लिया। तो सर अगर मैं 1235000 पिक किया, इसमें से मैंने ये जो 1 लाख रुपए का जो मेरा टेक्निकली राइट ऑफ है वो मैंने रिवर्स किया, मैंने अदर इनकम बुक कर ली, एक्सपेंसेस कम हो गए, और मैंने इसमें 6750 प्लस कर लिया। फिर मैंने कहा जो मैंने
इनकम ज़्यादा बुक करके अपने एक्सपेंसेस को कम किया हुआ है, मैंने ऑल टुगेदर उसको 5 लाख रुपए से वापस बढ़ा दिया। सही है जी, क्योंकि मैंने ओवर इनकम बुक की हुई थी, इसी में नेट की हुई थी। और फिर मैंने कहा जो मेरा डिस्काउंट एक्सपेंस है वो ज़्यादा बुक हो गया था, मैंने उसको रिवर्स किया, क्योंकि एक्सपेंसेस कम हो जाए, इनकम बुक करूं या एक्सपेंसेस कम करूं बात एक ही है। और मैंने कहा कि सर यहाँ पे आपने डेप्रिसिएशन बुक किया 27,500 का, तो ये आ गया। अच्छा, फॉर एक्यूरेसी थिंग मैं यहाँ पे उसको मैनुअली भी करके देख रहा हूँ। 1 2 3 5 000 1,35,000 की जो आपने अदर इनकम बुक करनी थी वो आ गई, ये प्रोविजन आ गया, ये 5 लाख रुपए का आपका जो है वो आपने ज़्यादा रेंटल इनकम बुक की हुई थी उसको आपने सही किया, ये 144,000 आ गया, और ये 27,500, तो ये एग्जैक्टली यही अमाउंट बनती है। हमने कहा सर अब हम इस लायक हैं कि इसको हम क्लोज करें। अगेन कह रहा हूँ सारी इनकम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में नेट हुई हुई थी, इसलिए मैंने सब इसी में ले लिया। ये आ गया नेट प्रॉफिट। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, जब आपके पास नेट प्रॉफिट आ गया बच्चों, तो अब हम ये कह रहे हैं कि नेट प्रॉफिट निकालने के बाद अब आप बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट बनाएंगे। अच्छा, बैलेंस शीट के अंदर वही सबसे पहले आ जाए बच्चों प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। हमने कहा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अच्छा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपको गिवन कितने का है भाई? आपने कहा प्रॉपर्टी 2,101,000। अगेन चेक कर लें 2,101,000। अब आपने इसके अंदर 550 से कैपिटलाइजेशन करनी थी, फिर उसको डेप्रिशिएट भी करना था 27,500 से। तो आपने कहा 2,101,000 प्लस 550, यहीं से ही एंट्री बना देते ना, प्लस 5,000 माइनस ये, तो ये आ गया पीपी। इसके बाद लाइन से क्या आ रहा है? कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक यानी गिवन कितना है सवाल में? आपने कहा 4,50,000। मुझे याद आ रहा है एक एंट्री है, आपने गलती से डिस्काउंट बुक किया हुआ था। सही जी, डिस्काउंट ज़्यादा बुक किया हुआ था तो आपने एक्सपेंस से रिवर्स किया। ये देखें एक्सपेंस से रिवर्स भी किया था मैंने, ये रहा, और आपने वापस से कैश में डाल दिया। तो मैंने कहा 4,50,000 में आप प्लस कर लें 1,44। आगे आ जाएं। अब आ गया आपके पास ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल नेट याद रखिए 1,010,010 सही है जी 000। और इसके अंदर आप मज़ीद एडजस्टमेंट्स करेंगे, एक एक करके देखते हैं। करेक्टिंग एंट्री के अंदर आपने 1 लाख रुपए डाल दिए क्योंकि आपने डबल राइट ऑफ किया हुआ था। फिर आपने कहा कि भाई अदर इनकम से बिला वजह आपने रिसीवेबल को कम किया हुआ था, वो 35,000 बढ़ा दिया। फिर ये दोनों जो बढ़ाया है इसके ऊपर प्रोविजन भी तो फिर बुक होगा। ये पैसे फंस गए थे ना 6,750, तो ये टेक्निकली आपने माइनस कर दिया इसमें प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। और मैं देखूँ दूसरे में तो कहीं रिसीवेबल नहीं आ रहा एंट्री के अंदर, नहीं हरगिज़ नहीं आ रहा सर। करेक्टिंग एंट्री सेल्स थी, ओके, तो मैंने कहा यही है। तो आपके पास आ गया 1,010,000 प्लस 1 लाख प्लस ये, और इन दोनों के इंक्रीज़ होने की वजह से आपका प्रोविजन बढ़ गया, तो ये इससे कम हो गया कि पैसे आपके स्टकअप हो गए। अब सर इन्वेंट्री आ रही है 950 की। आई बिलीव कि सर इन्वेंट्री का कोई इट्सेल्फ कोई एरर नहीं है।
तो ये हमने स्ट्रेट पार्क कर ली। हमने इसको जब सम किया तो आपके पास आ गया ये अमाउंट। अब मैं आ गया इक्विटी के ऊपर। इक्विटी के ऊपर शेयर कैपिटल आ रहा है भाई आपके पास 1 मिलियन का। रिटेन अर्निंग्स आ गई। अच्छा, इफ आई टॉक अबाउट रिटेन अर्निंग, तो वो रिटेन अर्निंग कितनी है मेरे भाई आपकी 9 लाख रुपए। इसमें प्लस करें आप फॉर द ईयर का सही प्रॉफिट 1925750, ये रहा, ये आ गया, ये आ गई आपकी इक्विटी। सर ये तो मैच ही नहीं हो रहा सर, अभी देख लेते हैं। ट्रेड पेबल, सर सस्पेंस क्यों नहीं दिखाते भाई? सस्पेंस तो खत्म होकर सही जगह पार्क हो गया ना, इसलिए तो वो सस्पेंस था। अब हमने कहा ट्रेड पेबल 9,80,000 रुपये आ रहा है, यहां पे हम कह रहे हैं वो आ रहा है 9,80,000 रुपये। अच्छा, 9,80,000 रुपये जब आपके पास आ रहा है तो मैं इसमें प्लस करूं तो देखें सर ये अभी भी नहीं बनता उसके इक्वल ना, ये अभी भी नहीं बनता। अच्छा, मैं अगर यहां पर शेयर कैपिटल रिटेन अर्निंग 9 लाख हो गया, ये हो गया हमारे पास अमाउंट सारा, इन्वेंट्री 950 ये। अच्छा, अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि हमारे पास जो ट्रेड पेबल है ये 9 लाख है, ये 1 मिलियन है। ये 950 आ गया। अच्छा खैर, ट्रेड पेबल पहले देख तो लें है कितना, फिर देखते हैं डिफरेंस किस चीज़ का है। ट्रेड पेबल आ रहा है 9,80,000 रुपये। मैंने कहा सर ये मैंने 9,80,000 रुपये बुक किया और ये आ गया अमाउंट 4805। अच्छा, लेट मी चेक द डिफरेंस। 5 लाख रुपए का डिफरेंस आया। कोई 5 लाख रुपए की बच्चों एंट्री है, वो ये रही, ये दिख गई हमें। और 5 लाख रुपए में हमने क्या किया हुआ है, 5 लाख रुपए की एंट्री अनअर्न्ड बुक नहीं किया ना हमने, ये गलती की ना। ऐसे आपने पिक करना है, तो आपने कहा अनअर्न्ड रेंटल, क्योंकि आपने इनकम रिवर्स की ना, लायबिलिटी में तो डालो उसको। तो आपने कहा ये आ गया आपके पास सस्पेंस अकाउंट का अनअर्न्ड अमाउंट, ये रहा 5 लाख रुपए। तो अभी अगर मैं अपनी लायबिलिटीज़ और इसको सम करूं, पहले तो लायबिलिटीज़ को सम करता हूं और फिर टोटल लायबिलिटी और इक्विटी को प्लस करूं तो ये भी मैच है और ये भी मैच है। तो यहाँ पे लिख देते हैं सर दिस इज टोटल लायबिलिटी एंड इक्विटी। बात क्लियर है? तो सर इस नौयत के सवाल आएंगे, अभी और प्रैक्टिस कराऊंगा, आप बने रहिए साथ। जज़ाकल्लाह।